हे भगवान, आखिर कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। हमारे पिता इतनी मेहनत करते हैं, दूसरे के खेत में काम कर कर के हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। अरे छोटे, तुम चिंता ना करो, एक दिन हमें उस रहस्यमयी गुफा का खजाना जरूर मिलेगा। फिर देखना, हम अमीर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पिता को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन बड़े भैया, हमें उस खजाने का रास्ता बताएगा कौन? अरे भाई, इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तीनों भाई बातें करते करते खेत के पास पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि उनका पिता एक पेड़ के नीचे पड़े हुए तड़प रहा है। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? आपको तो बहुत जोर का बुखार है। चलो, इन्हें वैद्य के पास ले चलते हैं। नहीं बेटा, अब वैद्य के पास जाने का कोई लाभ नहीं। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। नहीं पुत्र, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ पिताजी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे पुत्रों, चाहे कितनी भी तकलीफ परेशानियां क्यों ना आ जाएं, तुम तीनों कभी भी एक दूसरे के साथ कपट मत करना। हमेशा मिलकर रहना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा मेरे पुत्रों। इतना बोलते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पिताजी, आप हमें छोड़कर इस प्रकार नहीं जा सकते। आपके सिवा हमारा है ही कौन? फिर वह तीनों अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। भैया, अब हम तीनों तो अकेले हो गए हैं। अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे? छोटे, तुम चिंता ना करो, हम तीनों इस रहस्यमयी गुफा को ढूंढते हैं। हो सकता है वो गुफा हमें मिल जाए। हाँ हाँ बड़े भैया, आप एकदम उचित कह रहे हैं। हमें उस खजाने को ढूंढना चाहिए। इतना सोचकर तीनों भाई उस रहस्यमयी खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तीनों भाई चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अरे भैया, ये जंगल के बीच में इतना सुंदर महल किसका हो सकता है? वैसे देखने में तो ये किसी राजा महाराजा का महल लगता है। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। इतना सोचकर वह तीनों उस महल के भीतर घुस जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि घर के भीतर कोई भी नहीं है। सामने मेज पर बहुत ही सुंदर पकवान रखे हुए हैं। यहाँ पर तो कितना अच्छा खाना बना हुआ है, लेकिन इसे खाने के लिए तो कोई है ही नहीं। अरे भाई, तुम ज्यादा कुछ मत सोचो, बस चुपचाप इस खाने का आनंद लो और आराम करो। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। इतना बोलकर तीनों भाई उस खाने को खाते हैं। अरे वाह वाह वाह, खाना तो कितना शानदार था। खाना खाकर तो मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। हाँ हाँ, नींद तो मुझे भी बहुत जोर की आ रही है। चलो अब सो जाते हैं। फिर वह तीनों सो जाते हैं। सुबह होती है तो किशन उठकर देखता है तो उसके दोनों भाई वहाँ पर नहीं थे। अरे, मेरे दोनों भाई कहाँ गए? रात में तो मेरे साथ ही सोए हुए थे। आखिर मुझे छोड़कर वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? किशन अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाता है तो देखता है सामने ही एक सुंदर सा बगीचा है। मुझे लगता है मेरे दोनों भाई जरूर उसी बगीचे में गए होंगे। चलो चलकर देखता हूँ। इतना बोलकर किशन उस बगीचे के पास जाकर देखता है तो उस बगीचे में एक बड़ा सा तालाब होता है। अरे, यहाँ पर तो एक तालाब भी है, लेकिन इस तालाब में ये कौन खड़ा हुआ है? चलो चलकर देखता हूँ। किशन जल्दी ही उस तालाब के करीब जाकर देखता है तो एक लड़की तालाब के बीच में खड़ी हुई थी, जिसका सारा शरीर तालाब के पानी में डूबा हुआ था। सिर्फ उसका सिर ही पानी से बाहर था। हे सुंदरी,
तुम कौन हो और तुम इस पानी में क्यों खड़ी हो? युवक, मैं रत्नगढ़ की राजकुमारी रत्न कुमारी हूँ। मुझे श्राप मिला है कि मैं इस पानी में डूब जाऊंगी, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। जब कोई नेक दिल इंसान इस राजमहल में आकर दिन रात महल के अंदर सोएगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। राजकुमारी, मेरा नाम किशन है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन मैं अपनी दोनों भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। किशन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं। पहले तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कराओ, फिर मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगी और तुम्हें तुम्हारे भाइयों के पास पहुँचने का मार्ग भी बता दूंगी। वैसे इस घर में सोना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर क्या है इस घर के अंदर? आज रात तुम वह भी देख लेना, लेकिन तुम जो कुछ भी देखना, परंतु डरना नहीं। यदि तुम डर गए तो समझो मर गए। तुम्हें अपने स्थान से हिलना भी नहीं है। राजकुमारी की बात सुनकर किशन महल के भीतर चला जाता है और सो जाता है। जैसे ही आधी रात गुजरती है तो चारों तरफ शोर की आवाज सुनकर किशन की आंखें खुल जाती हैं। तो देखता है कि उसके बिस्तर के आसपास काफी सारे जंगली जानवर खड़े हुए हैं, जो एक टक मारकर किशन की ही तरफ देख रहे थे। अरे बाप रे बाप, इतने सारे जानवर! ये जानवर तो कितने खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन मुझे इन जानवरों से डरना नहीं है। यदि मैं डर गया तो ये सारे जानवर मुझे खा जाएंगे। ये सारी बातें सोचकर किशन चुपचाप आंखें बंद करके सो जाता है। अरे ये क्या? अब तो यहाँ से सारे जानवर भाग गए हैं। चलो जल्दी से मैं उस राजकुमारी के पास चलकर देखता हूँ। किशन तुरंत ही तालाब के पास जाकर देखता है तो तालाब का पानी राजकुमारी के कमर तक आ गया था। राजकुमारी, आपका शरीर तो पानी से काफी ज्यादा बाहर आ चुका है। हाँ किशन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। बस जिस प्रकार तुमने इस महल में 2 रातें गुजारी हैं, एक रात और गुजार लो, लेकिन याद रखना तुम्हें किसी से डरना नहीं है। ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें इस श्राप से जरूर मुक्त करवाऊंगा। इतना कहकर किशन वहाँ से चला जाता है। उस रात भी किशन गहरी निद्रा में सोया हुआ था। तभी उसके कानों में आवाज जाती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो देखता है कल से भी ज्यादा जानवर आज आकर उसके बिस्तर के पास खड़े हुए हैं। किशन को एक टकटकी मार कर देख रहे हैं, लेकिन किशन डरता नहीं, वह फिर से सो जाता है। आज तो तीसरा दिन भी पूरा हो चुका है। इसका मतलब आज राजकुमारी पूरी तरह से उस श्राप से मुक्त हो चुकी होगी। चलो चलकर देखता हूँ। इतना बोलकर किशन तालाब के पास जाकर देखता है तो राजकुमारी के पैर ही सिर्फ पानी के भीतर थे, बाकी सारा शरीर पानी से बाहर आ चुका था। आइए राजकुमारी, मेरे हाथ को पकड़कर आप बाहर आ जाइए। इतना सुनते ही राजकुमारी किशन का हाथ पकड़कर तालाब से बाहर आ जाती है। वादे के अनुसार तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। हाँ हाँ राजकुमारी, मैं आपके साथ विवाह अवश्य करूँगा, लेकिन तुम पहले मुझे मेरे भाइयों का पता बताओ, वो कहाँ है, तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। तो ठीक है, सुनो, तुम्हारे दोनों भाई मेरे पास आए थे। अरे आप कौन है और आप इस तालाब के अंदर क्या कर रही है? युवक, मैं रत्नगढ़ की राजकुमारी रत्न कुमारी हूँ। मुझे श्राप मिला है कि मैं इसी तालाब में डूब जाऊंगी, लेकिन मेरी मौत नहीं होगी। इसी श्राप के कारण मैं 20 वर्षों से इसी तालाब के अंदर डूबी हुई थी, लेकिन आप लोगों ने इस महल में एक रात गुजारी, इसीलिए तालाब का पानी घटकर मेरी गर्दन तक आ गया है। यदि आप लोग इस महल में 2 रात और गुजार दें तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। हाँ हाँ राजकुमारी, हम लोग आपको यहाँ से जरूर मुक्त करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है।
हाँ हाँ बोलो युवक, मैं तुम्हारी प्रत्येक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ।